स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मानसून का सीजन शुरू होते ही उत्तराखंड के पहाड़ों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला पिथौरागढ़ जिले के धारचूला दोबाट ब्लॉक के पास का है, जहां लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। मानसून के अलर्ट के मद्देनजर पिथौरागढ़ के डीएम ने इनर लाइन परमिट पास जारी करने पर रोक के आदेश दिए हैं। वहीं डीएम पिथौरागढ़ का कहना है कि आदि कैलाश के साथ हाई एल्टीट्यूशन से जाने वाले पर्वतारोहियों को जारी होने वाले पास पर मौसम के मद्देनजर रोक लगा दी गई है। इस बारे में टैक्सी यूनियन के साथ दूसरे स्टॉक होल्डर से बातचीत की गई है। वहीं अधिकारियों को नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। क्योंकि कल पीपलकोटी के पास भी आया था और रात को देर रात्रि तक 3 बजे तक रात तक काम चला है और युद्ध स्तर पर काम चलने की वजह से वहाँ रोड खुल गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी और लोग जो है कैलाश बाबा कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में G20 में सम्मानित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में G20 का सफल आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश को G20 की 3 बैठकों के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अधिकारियों के कुशल नेतृत्व और कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य एवं तत्परता के परिणाम स्वरूप हम G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं का सफल नेतृत्व कर पाए हैं। देखिए, मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमारे उत्तराखंड को उन्होंने 3 G20 की बैठकें आयोजित करने का हमें अवसर प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है। 2 ऋषिकेश में, 1 रामनगर में सफलतम बैठकें हमारे यहाँ हुई है। जब G20 के बैठकों की बातचीत चल रही थी तो हम सोच रहे थे कैसे होगा, लेकिन आज तीनों बैठकें बहुत सफल हुई। अब हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम अच्छा कार्यक्रम, अच्छी बैठकें हम लोग यहाँ उत्तराखंड में कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने पूरे जो हमारा अधिकारी वर्ग है, हमारे कर्मचारीगण हैं, हमारा जितना भी प्रशासन का व्यक्ति है, मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि रुक करेंगे अगली खबर का। स्टिंग प्रकरण में हरीश रावत को CBI ने उनके घर पर नोटिस जारी कर दिया है। तभी से राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस नोटिस के मामले में बीजेपी सरकार को कोसती नजर आ रही है, वहीं शिषपाल बिष्ट का कहना है कि बीजेपी ने हरीश रावत की सरकार गिराई और अब उन्हें ही स्टिंग प्रकरण में फंसाने का काम कर रही है, जबकि पूरे मामले में सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने का काम बीजेपी ने किया था। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता विपिन केथुला की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग प्रकरण में प्रदेश की जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून पर भरोसा करती है, संविधान पर भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करती है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करती है। देखिए, मैंने कहा ना, अगर जो आप पाक साफ हैं, आप अगर जो साफ हैं, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, आप उस स्टिंग में नहीं थे, आपकी आवाज नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यह भ्रम की स्थिति जो हरीश रावत जी भ्रम फैला करके उत्तराखंड में फैलाना चाहते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें कॉपरेट करना चाहिए और दूध और पानी का पानी और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए
इसलिए हरीश रावत जी से मेरा निवेदन है कि कॉपरेट करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून पर भरोसा करती है, संविधान पर भरोसा करती है। कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करती है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करती है। देखिए, मैंने कहा ना, अगर जो आप पाक साफ हैं, आप अगर जो साफ हैं, आपने कुछ गलत काम नहीं किया है, आप उस स्ट्रिंग में नहीं थे, आपकी आवाज नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यह भ्रम की स्थिति जो हरीश रावत जी भ्रम फैला करके उत्तराखंड में फैलाना चाहते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें कॉपरेट करना चाहिए और दूध और पानी का पानी और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। इसलिए हरीश रावत जी से मेरा निवेदन है कि कॉपरेट करें। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उस पूरे प्रकरण पर तत्कालीन समय में माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है, क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है, अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है। कल माननीय हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा है और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने, वो चेहरे बेनकाब होंगे और 2016 की तरह कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और उसके बड़े दोषी। आगामी 4 जुलाई से कावड़ मेले का आगाज होने जा रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश की बात करें तो मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कावड़ मार्गों पर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। वहीं हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा बार बार विभिन्न रेंजों से गुजर रहे कावड़ मार्ग पर व्यवस्थाओं की भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार वन प्रभाग से 26 किलोमीटर का कावड़ मार्ग गुजरता है, जो चिड़ियापुर, श्यामपुर, हरिद्वार और रुड़की रेंजों से वन क्षेत्र से सटा हुआ है। इसको लेकर हरिद्वार वन प्रभाग द्वारा सभी संवेदनशील क्षेत्रों में 23 गश्ती टीमों को तैनात कर दिया गया है। पूरा जो भी हमारे कांवड़ मार्ग हैं, जो कांवड़ पट्टियां जो वन क्षेत्रों से गुजरती हैं, वहाँ पे कोई भी मानव वन्यजीव संघर्ष की ऐसी घटना न घटित हो, इसके लिए हमने 23 टीमों का गठन किया है, जो कि 24/7 लगातार जो है वहाँ पे गश्त करेंगी। और कोई भी इस तरह की घटना होती है तो कोई भी जिससे वन्यजीव वगैरह अचानक आ भी जाता है तो उसको सुरक्षित जो है वन क्षेत्र में वापस करेंगे। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है उनके सुनिश्चित करेंगे। और इसके सिवा एक हमारी यहाँ QRT टीम है, क्विक रिस्पांस टीम है, जिसमें हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और उनके साथ प्रशिक्षित दक्ष जो है हमारे कर्मी हैं, जो कि किसी इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आएगी तो उसको जाके तुरंत मौके पे हैंडल करेंगे। और सांप और या इस तरह बिज्जू, गोह, जो इस तरह की सरीसृप प्रजातियाँ हैं, इनके लिए एक अलग टीम है यहाँ पर। आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर तकरीबन 5 फुट के सांप के आने से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे वनकर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। वनकर्मी का कहना है कि सांप रेड स्नेक है, ये चूहे की तलाश में यहाँ आया होगा क्योंकि चूहे इसके मुख्य भोजन है। इस सांप को हमारे द्वारा श्यामपुर रेंज के वन क्षेत्र में छोड़ा गया। वहीं इस मामले पर यह सांप शांत प्रवृत्ति का है, ऐसा उन्होंने कहा। हल्की सी हलचल होने पर यह भागने लगता है। तालिब का नंबर, ये रेड स्नेक है, ये चूहे खाता है। श्यामपुर ले जाएंगे, अपने वन क्षेत्र है हमारे, उनमें छोड़ देंगे। ये बहुत शांत सांप है, खाली हलचल से भागता है, जैसे भीड़ भाड़ देखे तब भाग गया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी मैदान में कूद गई है। वहीं उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आई है, मगर धीरे धीरे ये पार्टी अपना अस्तित्व खोने लगी है
और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने फिलहाल कमर कस ली है। आज हरिद्वार कनखल स्थित पार्टी से जुड़े जिले के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष बल सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक कर सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव में जनता तक पहुंचने और पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। जो मैं पहले कह रहा था, आगामी जो चुनाव होने हैं उसके उपलक्ष्य में सब एकत्रित हुए हैं और उन पर चर्चा होनी है और उसके लिए हम कृत संकल्प हैं कि हम जो है हर बूथ पे हर वोट पे अपील करेंगे जिससे हमारा संगठन मजबूत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम वोट ला सकें और उम्मीद करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने चिन्हीकरण की प्रक्रिया फिर शुरू करने और राज्याधीन सरकारी सेवाओं से 10% शैतिक आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर चमोली तहसील मुख्यालय नारायणबगड़ में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। शुक्रवार को आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच नारायणबगड़ ने शंखनाद के साथ ही तहसील कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस मौके पर तहसीलदार के माध्यम से सीएम को भेजे गए ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आंदोलनकारियों की मांग पर कार्रवाई करते हुए चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस बार आर पार की लड़ाई के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लागू करो, 10% आरक्षण लागू करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पूरी करो। एक तो 10% आरक्षण का है क्योंकि सरकार ने जो है घोषित भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने परसों जो है गैरसैंण उसमें संसद में जो है इसको पास भी किया था और घोषणा भी कर दी है, पर अभी तक लागू नहीं हुई है, जो कि एक आंदोलनकारियों को एक जो है खाली लॉलीपॉप है। ये अभागे, हम तो अभागे कहेंगे अपने आप को। शुरू से अंत तक जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था हम अभागे छूट गए हैं। हम चाह रहे हैं कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया लंबित पड़ी है, ये तुरंत चिन्हीकरण प्रक्रिया लागू की जाए। कतिपय जनपदों में अखबार की कटिंग से, LI की रिपोर्ट से कतिपय आंदोलनकारी घोषित हो चुके हैं, परंतु हम अभागे विकासखंड नारायणगढ़ के हम अभागे आंदोलनकारी है। वो कार्यक्रम जो चल रहा है, छोटे हुए जो भी हमारे चिन्हित आंदोलनकारी हैं जो छूट रखे हैं उनको चिन्हित करने के लिए शंखनाद कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारी जो है गाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें सारी पुलिस वालों ने सारी शीशे टूट दिए थे। रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में कॉर्बेट प्रशासन ने महिला जिप्सी चालकों की नियुक्तियां की थी, जिसमें 40 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया था। इन महिलाओं को देहरादून में ट्रेनिंग भी दी गई। इसके बावजूद कॉर्बेट प्रशासन द्वारा इन बेरोजगार महिलाओं को रोजगार नहीं दिया गया, जिसके चलते फिर इन जिप्सी चालक महिलाओं ने कॉर्बेट में निदेशक धीरज पांडे से मुलाकात कर एक ज्ञापन कॉर्बेट प्रशासन को सौंपा है। साथ ही बिजरानी और गार्जिया पर्यटन जोन को शुक्रवार से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। देखिए, लगभग 1.5 साल पहले इनकी ट्रेनिंग जिप्सी चालक के रूप में की गई थी और वाहन की उपलब्धता ना होने के कारण अभी इनको वाहन उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। इस बीच कई वाहनों का ट्रायल किया गया है। इनके द्वारा एक वाहन पर सहमति व्यक्त की गई है, तो उस दिशा में हमारा प्रयास जारी है कि जल्दी से जल्दी इनको वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। हम लोग महिला जिप्सी चालक हैं। हम लोग 3 साल से बेरोजगार हैं, ना ही हमारे लिए गाड़ियों की व्यवस्था हो पाई है अभी तक। जब से हम ट्रेनिंग करके आए हैं 30 अगस्त 2021 से IDTR देहरादून से ट्रेनिंग करके आए हैं। उसके बाद हमसे बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको गाड़ी उपलब्ध करा दी जाएगी, लेकिन 3 साल हो गए हैं, 2023 चल रहा है, अभी तक हमारे लिए ना ही गाड़ी की व्यवस्था है, ना ही कोई अन्य रोजगार है।
तो हम लास्ट बात करने आए थे, क्योंकि हम काफ़ी चक्कर लगा चुके हैं। कॉर्बेट के भी, सीएम सर को भी ज्ञापन दिया है और विधायक जी को भी ज्ञापन दिया, बट हमारे लिए ना ही सरकार की तरफ से ना ही कॉर्बेट प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ व्यवस्था हुई है कि यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे उसमें धारा 44 के अंतर्गत यूसीसी का प्रावधान किया गया था। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमने जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर हम यूसीसी लागू करेंगे। जनता ने हमको भारी बहुमत से सत्ता सौंपी है। वहीं यूसीसी की कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा इसका आकलन कर हम इसे आगे की कार्रवाई कराएंगे। राजधानी देहरादून में चल रहे इस स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह खुदे हुए गड्ढे बरसात के इस मौसम में परेशानी का सबब बन रहे हैं। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती पानी लोगों के प्रतिष्ठानों और घरों में पहुंचने से नुकसान हो रहा है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसके लिए मानसून की पहली बारिश को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस बार मानसून की पहली बारिश काफी ज्यादा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून काफी पहले आ गया, जिस कारण से इतना नुकसान देखने को मिल रहा है। पहली बरसात में अगर ये हाल हो गए तो आगे क्या होगा? देखिए, जो स्मार्ट सिटी का काम वहाँ पे हुआ है, फसाड से लेके वहाँ की सुंदरता को लेके, वहाँ के पोल हटाने को लेके और सीवरेज के काम को लेके काम हुआ है। और चूँकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस बार जो बारिश, पहली बारिश हुई है, भयंकर बारिश हुई है। सामान्य तौर पे जो अच्छे जगह पे भी पानी भरा हुआ है, पानी की गति भी तेज़ थी और हम महसूस कर रहे थे कि मानसून थोड़ा लेट आएगा, लेकिन मानसून के साथ अधिक वर्षा जो हुई उससे परेशानी हुई है। लेकिन हम ये भी ध्यान रख रहे हैं। देहरादून में राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर जवान ज्योति के स्थापना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अमर जवान ज्योति की आधारशिला निर्माण में उत्तराखंड की प्रमुख पवित्र नदियों का जल भी इस्तेमाल होगा। विभिन्न स्थानों गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरस्वती, काली, शारदा, कोसी, सरयू का जल मंगवाया जा रहा है। जल लेने के लिए 1 जुलाई को वाहन रवाना होंगे। विभिन्न जिलों से विधायक इन जल कलशों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण उत्तराखंड के 1700 से ज्यादा शहीद सैनिकों के घरों के आंगन की मिट्टी और 16 प्रमुख नदियों के जल से किया जाएगा। ये जल कलशों में भरकर 2 जुलाई को दून पहुंचेगा, जबकि 3 जुलाई को राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में अमर जवान ज्योति का शिलान्यास होगा। पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। पूर्व में हमने 1734 शहीद परिवारों के घर के पवित्र आंगन की मिट्टी लेकर हम यहाँ पर आए थे और 3 तारीख को जो अमर जवान ज्योति जो शहीदों के सम्मान में जो है दिन रात जलती है, उसके नीचे उस पवित्र मिट्टी को प्रतिस्थापित करेंगे, जिसमें प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवारत गुरमीत सिंह जी उसमें होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसमें होंगे। अल्मोड़ा में आज राज्य की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।
जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान 30 सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा की गई ताकि स्थानीय उत्पादों का बेहतर उपयोग कर लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ सके और पलायन पर अंकुश लगाया जा सके, लोगों की आय दुगनी की जा सके। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार इस कार्यशाला के माध्यम से ग्रामीणों के उत्पादन को बढ़ावा देगी, वहीं रोजगार के अवसर को भी बढ़ाएगी। फलक्रम ऑफ डेवलपमेंट जो वर्कशॉप है, इसका मेन एम है कि डिस्ट्रिक्ट को कैसे हम सेंटर बना सके डेवलपमेंट का। जितने भी सरकार की स्कीम्स होती हैं, चाहे सेंटर की होती हैं, स्टेट की होती हैं, जिला योजना होती है, वो सारी जो होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करी जाती है। जो भी डेवलपमेंट होता है जिसको मापा भी जाता है, वो हम डिस्ट्रिक्ट में ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके थ्रू मापते हैं हम लोग। इसलिए हमारी ये वर्कशॉप कराई गई है। हमारा एम ये है कि हम इंश्योर कर सके जो डेवलपमेंट है वो ग्रास रूट से हो, जो प्लानिंग हो वो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें रखते हुए हम जिला योजना में कैसे हम केटर कर सकें, उनमें सामंजस्य स्थापित करके उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं करके, उसमें चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इनकम जनरेट से संबंधित हो, चाहे हमारा डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे हमारे एजुकेशन से संबंधित हो, तो इन सारी चीज़ों को सामंजस्य से बना के धरातल पे एक विस्तृत रूप से एक ठोस कार्य योजना बना के उसमें जिससे कि लोगों को रोज़गार भी मिले, उनकी इनकम भी जनरेट हो और उसके साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी भी हो सके, हेल्थ में सुधार हो सके और पानी में और उपलब्ध हो सके। इन सारी चीज़ों को लेके एक वर्कशॉप आयोजित की गई और मुझे निश्चित रूप से बहुत प्रशंसा हुई कि उसमें जो हमारे सम्मानित कुछ क्षेत्रों के प्रधान भी आए तो उन्होंने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। उन्होंने सिर्फ खड़ंजा सीसी तक ही अपने को सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसके साथ साथ विभिन्न जो हमारी 30 प्रोग्राम है उसमें से लगभग 24-26 प्रोग्रामों को धरातल पर उतारने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से ऐसे प्रधानों को सम्मानित भी करना चाहिए और इनका प्रेजेंटेशन आगे होना भी चाहिए। और इसके साथ साथ इस कार्यशाला के माध्यम से एक विकासखंड में एक ठोस कार्य योजना बन के शासन में जाएगी और शासन उसी अनुसार उसको क्रियान्वित करेगा, जिससे कि हमारा जो 5 साल में एक समृद्ध उत्तराखंड की परिकल्पना की गई है उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिली। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।